देख रहे हैं विश्व मानचित्र अध्ययन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर लगभग हमारी आज ये 11वीं क्लास है इसके अंदर। ठीक है, लगभग हमने क्या किया है कि सभी 7 महाद्वीपों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत की थी। हालांकि वह सबसे छोटा महाद्वीप है, तो हमने छोटे महाद्वीप से बड़े की ओर चलते गए हैं और आज हम पहुँच चुके हैं अफ्रीका महाद्वीप पे, जो कि दूसरे नंबर का महाद्वीप है। इसकी आज एक क्लास हो चुकी है पहले, और दूसरी क्लास आज हम इसमें कंप्लीट कर देंगे इस महाद्वीप को। तो एक बार फिर से थोड़ा सा नज़र घुमा लेते हैं उसके सामान्य परिचय पर। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे पहले कि हमारे पास में अफ्रीका महाद्वीप, जिसके पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर, नीचे यह फ्री है, इसके 3 ओर से पानी है, ऊपर से यह थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। तो हम इसे अलग करते हैं। अलग करने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ से गुजरना होगा? तो अलग करने के लिए हमने देखा कि एक हमारे पास में है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि से होते हुए हम भूमध्य सागर में पहुंच जाते हैं, और इस प्रकार से हम यूरोप से अफ्रीका महाद्वीप को अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद में देखें तो यहाँ लाल सागर ऑलरेडी पहले से मौजूद था, और इस और हमारे पास में एक जल संधि थी जिसका नाम है बॉब अलमदेव जल संधि। ये तो यहाँ पर थी, परंतु पहले जब यहाँ पर अंग्रेज़ आए थे, यानी ब्रिटिश आए थे, तो ब्रिटिशों ने पहले भारत के साथ में जो व्यापार किया था वो स्थलीय मार्ग से किया था। लेकिन धीरे धीरे जब स्थलीय मार्ग बंद हो गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ जलीय मार्ग से खोज करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले इस रास्ते से होते हुए वास्को डी गामा जो है वो भारत पहुँचे थे। तो उस समय का ये जो रास्ता था, ये 7000 किलोमीटर का रास्ता अतिरिक्त लग रहा था, क्योंकि पूरे अफ्रीका को पार करके जा रहे थे। इसीलिए क्या किया, जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने मानचित्र को तैयार किया, उन्होंने 1869 के अंदर क्या कर दिया, अभी यहाँ पे स्वेज नहर का निर्माण कर दिया। और स्वेज नहर जो है वो मिस्र देश को काट करके बनाई गई थी, जिस वजह से मिस्र देश जो है वो एशिया में चला गया, और अफ्रीका यानी 2 महाद्वीपों में कौन सा देश मिलेगा? मिस्र देश मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद आप देख पाएंगे कि स्वेज नहर बना करके वो चले गए हैं। इस स्वेज नहर के कारण अब रास्ता जो है बहुत ही छोटा हो गया एशिया से यूरोप जाने का। इसीलिए हम इसको यूरोप व एशिया का जंक्शन कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक की बात हुई। उसके बाद में आप देख लीजिए कि जो इसका स्वेज नहर है उसका जो बंदरगाह है, उत्तरी बंदरगाह को पोर्ट सईद कहते हैं और दक्षिण बंदरगाह को पोर्ट स्वेज कहते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे रास्ता तैयार कर लिया, और जाते जाते जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस स्वेज नहर को मिस्र देश को सौंप दिया कि आज के बाद जो भी यहाँ पे टोल लगेगा वो आप खुद वसूलना। ठीक है, जो भी यहाँ से गुजरेगा उसे टोल लेना है, वो आप टोल लेते रहना और इसकी मरम्मत कराते रहना। तो इस प्रकार से मिस्र देश ने इसको कब अपनाया? 1956 के अंदर इसे अपना लेता है, क्योंकि उससे पहले यह ब्रिटिशों के गुलाम था। ओके, इसके बाद देख लीजिए इसका जो दक्षिणी बिंदु है, इस महाद्वीप का दक्षिणी बिंदु है, उसे कहते हैं उत्तमाशा अंतरीप, उत्तम आशा, यानी कि कैप ऑफ गुड होप। क्या कहेंगे इसको? कैप ऑफ गुड होप, जो कि इसको वास्को डी गामा ने नाम दिया था, क्योंकि वास्को डी गामा बहुत समय से महासागर में चल रहा था, तो उसको कहीं पर कोई भी आशा नज़र नहीं आ रही थी। और जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचता है तो उसको थोड़ी सी आशा जागती है कि कोई स्थल भाग मुझे मिला। खाने पीने का सामान यहाँ से लिया और फिर से पैकिंग की और आगे बढ़ गया, और जाकर के भारत के लिए जल मार्ग की खोज की। ओके, इसके बाद देख लीजिए कि ये जो महाद्वीप है, इसमें से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों अक्षांश यहाँ से गुजरते हैं। हमारी पृथ्वी पर 3 मुख्य अक्षांश हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा किसे कहते हैं? कर्क रेखा किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को, दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, और जो 0 डिग्री है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। इस बीच सूरज की किरणें साल भर रहती हैं, जिस वजह से यह बहुत ही गर्म प्रदेश होता है। अत्यधिक गर्मी की वजह से अत्यधिक वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण की वजह से अत्यधिक वर्षा होगी, और वर्षा की वजह से अत्यधिक आर्द्रता होगी, और आर्द्रता अधिक होगी तो उसी से क्या होगा? जैव विविधता सर्वाधिक होगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है पर्यावरण से संबंधित जब प्रश्न बनेगा आपका, तो ये बनेगा कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है?
सबसे पहले तो आप बताओगे भूमध्य सागर का क्षेत्र कौन सा, सॉरी भूमध्य रेखा वाला, भूमध्य रेखा। भूमध्य सागर अलग है, भूमध्य रेखा अलग है। तो भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। लेकिन फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर की भूमध्य रेखा पर किसी एक स्थान के बारे में पूछ ले तो कौन सा नाम आएगा, तो तब नाम आएगा अमेज़न का, अमेज़न के जंगलों का। अमेज़न के जंगल जो है वो विश्व में सबसे अधिक हॉटस्पॉट रखते हैं। हॉटस्पॉट क्या होता है, जैव विविधता का क्षेत्र होता है। जैसे ही आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन होता है तो हाँ फटाफट वाईफाई लेकर के इकट्ठे हो जाते हैं ना सारे के सारे, तो सेम ऐसे ही इसे भी हॉटस्पॉट कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट। यानी उस हॉटस्पॉट में आपको अनेकों प्रकार के प्रजातियां मिलेंगी, चाहे वो वनस्पति की हो, चाहे वो वन्य जीवों की हो, चाहे वो प्राणियों की हो। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी थी वो कौन सी है, किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया है। इसी विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी का उद्गम होता है, भी कौन सी है, नील नदी है। और नील नदी मिस्र से होती हुई भूमध्य सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। यहाँ थोड़ा सा अपने ने उल्टा लिख दिया था शतक कि मिस्र का वरदान लिख दिया हमने, है ना, मिस्र का वरदान, जबकि नील का वरदान है। अभी मिस्र को क्या कहा जाता है, नील का वरदान कहते हैं। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, मिस्र। नील नदी के कारण ही यहाँ मिस्र की सभ्यता पनपी। अगर नील नदी ना होती तो मिस्र के पिरामिड आपको देखने को नहीं मिलते। अगर सभ्यता के अंदर आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे मिस्र की सभ्यता के बारे में, तो मिस्र की सभ्यता आपको याद होनी चाहिए किस नदी के किनारे पर है, नील नदी के किनारे पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की कार्रवाई में देखते हैं क्या रह गया हमारे पास में। ओके, ये देख लिया हमने, विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील है। तो इसके साथ में कौन कौन से देश हैं, युगांडा, तंजानिया और केन्या देश है। केन्या में मसाई जनजाति है। तंजानिया में किलिमंजारो सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर किलिमंजारो जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी चोटी पर बर्फ जमी हुई है। हालांकि यह भूमध्य रेखा के करीब है, फिर भी यहाँ पर बर्फ जमी है। इसका कारण है कि ऊंचाई बढ़ने पर ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है। और ये बात आपको एंड तक याद रखनी है, जब तक आप थर्ड ईयर को क्लियर करके वापस नहीं निकलते हैं। ठीक है, तब तक आपको इस बारे में अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, स्पेशली ज्योग्राफी वालों को। तो ये बात हुई। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला है इस ओर, और इस ओर हमारे पास में एटलस पर्वतमाला है, जो कि एक नवीन पर्वतमाला है। ठीक है, आज की कार्रवाई में क्या है तो देख लेते हैं। इतनी लगभग हमारे पास में इसकी सारी भौगोलिक बातों के बारे में हमने देख लिया है। अब जो हमारे पास में रह गया है उसमें से क्या क्या रहेगा, देखिए। एक तो ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारे पास में एक नदी है कांगो। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। भी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो नदी है। और कांगो नदी जो है वो क्या करती है, कांगो ये क्या करती है, अभी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। साथ साथ में कुछ बनाते रहिएगा थोड़ा इस प्रकार से। पहले एक मानचित्र तैयार कर लें इस प्रकार का, ये हो गया हमारे पास में। और फिर यहाँ से आप इस प्रकार से तीनों रेखाएं गुजार सकते हो। देखो, जब आप क्लास के अंदर अपने आप को बिजी रखते हैं तो आपको पूरी बातें समझ में आती हैं, और जब हम क्या करते हैं सिर्फ देखने का ही प्रयास करते हैं तो फिर धीरे धीरे आपको वो सब चीज़ें बोरिंग लगेंगी और आपको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी सब बातों को हम एक साथ ग्रहण नहीं कर सकते। आपको उन सबको क्या करना पड़ता है, नोट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो महाद्वीप है, ये महाद्वीप शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, जिस कारण इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। अंध महाद्वीप कहते हैं, या काला महाद्वीप कहा जाता है। अभी काला महाद्वीप कहते हैं। और इस महाद्वीप का प्रभाव इतना अधिक है कि इस महाद्वीप के पूर्व में जो हमने महासागर देखा था, कौन सा महासागर था अभी यहाँ पे, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर को भी अंध महासागर के नाम से जाना जाने लगा है। किसकी वजह से, इस महाद्वीप की वजह से। ठीक है, ओके, ये तो होगी इसकी बेसिकली बात, है ना। अब देखिए,
जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये महाद्वीप आज भी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में प्रभावित है। अभी प्लेट विवर्तनिकी से क्या है, ये प्रभावित है। कैसे, अभी देख लेते हैं। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी दरार घाटी है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी दरार घाटी है, दरार घाटी रिफ्ट वैली है। यह महाद्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? रिफ्ट वैली के लिए प्रसिद्ध है, दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है, ब्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है, ब्रंश घाटी। अब ब्रंश घाटी कैसे? ये जो इतना हिस्सा क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसे कहते हैं सोमाली प्लेट। इसे क्या कहा जाता है? सोमाली प्लेट कहते हैं। जिस प्रकार से हमारी भारतीय प्लेट है ना, भारतीय प्लेट जिस पर भारत बना हुआ है, जिस पर भारत टिका हुआ है, वह भारतीय प्लेट कभी इस जगह पर हुआ करती थी, इस जगह पर। और आज वो भारतीय प्लेट यहाँ से खिसक करके ऊपर आ चुकी है, एशिया से लग चुकी है, और जिस वजह से बीच में हिमालय पर्वतमाला बना है। तो दो प्लेटों के टकराने से बीच में क्या बनती हैं? पर्वतमालाएं बनती हैं। और जब दो प्लेटें दूर होती हैं तो बीच में क्या बनती है? खाई बनती है, जिसे दरार कहेंगे, जिसे ब्रंश कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है? दो प्लेटें दूर हो रही हैं, दो प्लेटें यहाँ पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। ये प्लेट इस ओर जा रही है, इस प्लेट का नाम है सोमाली प्लेट। तो ये सोमाली प्लेट इससे अलग हो रही है, इससे अलग हो रही है। ये 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से दूर हो रही है, 1 सेंटीमीटर 1 वर्ष में। इस अकॉर्डिंग इसको यहाँ से पूर्ण रूप से दूर होने में करोड़ वर्ष लगेंगे, भी कई करोड़ वर्ष यहाँ पे लगेंगे। और करोड़ों वर्षों के बाद में एक नया महाद्वीप का जन्म हो जाएगा। क्या बन जाएगा? अभी एक नया महाद्वीप बन जाएगा। जिस प्रकार से आज इतने महाद्वीप बने हुए हैं, हम देख पा रहे हैं कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये भी इस जगह पर नहीं होकर के ये कभी नीचे हुआ करता था। और जैसे जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप उत्तर में आया और यहाँ आकर के टकराया, टकराव की वजह से यहाँ पर एटलस पर्वतमाला बन गई। और यहीं पर एक बात और समझिएगा कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मानव की उत्पत्ति सहारा मरुस्थल से कही जाती है। भी कहाँ से? भी सहारा मरुस्थल। अब सहारा मरुस्थल, ये इतना बड़ा हमारे पास में सहारा डेजर्ट है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर का ये जो है मरुस्थल है। अब यहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो समझिएगा, सेकंड ईयर के अंदर आपको ये बात काम आएगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि अफ्रीका महाद्वीप पहले यहाँ पर नहीं था, तो यहाँ नहीं था, ये कहाँ था? भी दक्षिण में था, मकर रेखा से भी नीचे था। तो आपको ध्यान है कि कर्क से लेकर के मकर के बीच की जलवायु कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय। कैसी होती है? ये जलवायु है उष्णकटिबंधीय, अत्यधिक गर्मी होती है यहाँ पे, है ना? ये अब इससे पहले जो महाद्वीप है वो यहाँ पर था नीचे, तो वहाँ पर जलवायु कौन सी थी? भी शीतोष्ण। और शीतोष्ण कटिबंध के अंदर घास के मैदान होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। पौष्टिक घास होती है इस क्षेत्र के अंदर, शीतोष्ण कटिबंधों के अंदर। और इस क्षेत्र के अंदर जब महाद्वीप था ये वाला, उस समय यहाँ पर मनुष्य के पूर्वजों का जन्म हुआ। मनुष्य के पूर्वज बंदर, जिसको अपन कहते हैं ना, जो बाद में जाकर होमो सैपियंस कहलाएंगे। अभी होमो सैपियंस नहीं है, उस समय पहले क्या थे? बंदर थे। अब वो प्रजातियों का जब यहाँ पे जन्म हुआ, और वो प्रजातियाँ यहाँ पर पेड़ पौधों पर रहती थी, क्योंकि पेड़ पौधे यहाँ पे खूब घने थे और उन पर टहलती थी। जैसे जैसे ये प्लेट ऊपर की ओर विस्थापित होती गई, ये प्लेट ऊपर की ओर विस्थापित होती गई, वैसे वैसे जलवायु कैसी आती गई? गर्म। गर्म जलवायु के कारण मकर रेखा के आसपास जो है वो बादलों की स्थिति जो है वो कुछ इस प्रकार की है। हवाएं ऐसे चलती हैं, यहाँ पे हवाएं ऐसे चलती हैं। तो जब ये भाग यहाँ पे पहुँचा तो इस पर बरसात नहीं हुई, और बरसात नहीं हुई तो जहाँ पर पहले फल फूल हुआ करते थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे? सूखा पड़ने लग गया वहाँ पे। जैसे जैसे पेड़ कम होते गए, पेड़ों की दूरियाँ बढ़ती गई। पहले पेड़ सघनता से मिलते थे, अब पेड़ दूर दूर मिलेंगे, जिस वजह से अब उन बंदरों को, उस प्रजाति को एक पेड़ से उतरकर दूसरे पेड़ पर जाना पड़ा।
तो जैसे जैसे ये और आगे बढ़ते गए, पेड़ों की दूरियां बढ़ती गई, वैसे वैसे उन जानवरों को चलना पड़ा। और जब कोई भी 4 पैरों पे चलता है ना तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा लगती है। हम 2 पैरों पे चलते हैं, हमारी एनर्जी कम लगती है, जबकि वहीं पर ही पशुओं की एनर्जी बहुत अधिक लगती है। तो इसलिए क्या हुआ कि उसने सोचा कि 4 पैरों पे चल रहा हूँ तो क्यों ना 2 पैरों का यूज़ करूँ, ठीक है। तो उसने धीरे धीरे, क्योंकि वैसे भी उसके 4 पैर होते हैं, वो हाथ की तरह भी काम करते हैं ना, 2 तो 4 पैर हाथ की तरह भी काम करते हैं बंदर के। तो धीरे धीरे वो क्या करने लगा, खड़ा होने लगा और आगे बढ़ा। उसको अगर कहीं जंगली जानवर मिलने लगे तो उसने हाथ में कोई पत्थर वगैरह उठाना शुरू कर दिया। आज भी उठा लेते हैं, मंकी आज भी उठा लेते हैं ना, तो ये उसी तरीके के थे। तो जैसे जैसे वह खड़े होते गए, उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो मुड़ती गई। पहले रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, जो गाय वगैरह होती है उनकी अगर आप देखोगे ना तो उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, यानी उनका जो सिर होता है, यहाँ पे गर्दन होती है जो, वहाँ सीधी होती है। लेकिन हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है वो गर्दन के पास में इस तरीके से होती है। ये हमारा सर है तो गर्दन के पास में क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। तो पहले सीधी थी तो कुबड़े चलोगे, अगर गर्दन थोड़ी सी मतलब रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होगी तो अपन सीधे खड़े हो जाएंगे। तो धीरे धीरे वह क्या होने लगा, भी सीधा खड़े होने लगा और आगे बढ़ता गया। जब उसको पता चला कि इस एरिया में सब कुछ खत्म हो गया है तो फिर उसने जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचा तो ये बाघ वो इस तरफ गमन कर गया। और उस प्रकार से यहाँ से कहा जाता है, मध्य एशिया से कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति हुई है। यानी उससे पहले क्या था, वो होमो सैपियंस था, उससे पहले वो मानव नहीं था। तो मानव की उत्पत्ति मध्य एशिया से कही जाती है, परंतु उसके प्राचीन अवशेष कहाँ से मिले हैं, सहारा से मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार सहारा बनता गया। तो सहारा कैसे बना है, इतना बड़ा सहारा मरुस्थल कैसे बन सकता है, वो इसी कारण से बना कि महाद्वीप बड़ा होने की वजह से इसके मध्य भागों पर बरसात नहीं हुई, और मध्य भागों तक जब बरसात नहीं पहुंचेगी तो वो रेगिस्तान बन जाएगा, ठीक है। वापिस आते हैं, तो इसी प्रकार से वर्तमान में ये जो प्लेट है वो जो है इससे अलग हो रही है। तो अलग हो रही है तो ये प्लेट जो है एक दिन ऐसा आएगा जब ये सोमाली प्लेट भारत के केरला से जाकर के टकराएगी, केरल के तट से जाकर के टकराएगी और उसके साथ में जुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल देखिए, तो इस दरार की वजह से यहाँ पर कई झीलें बन गई हैं। अभी यहाँ पर कई झीलें बन गई हैं, जिनमें मुख्य झीलें कौन कौन सी हैं, उन झीलों के बारे में देख लेते हैं। एक हमारे पास में है रुडोल्फ झील, रुडोल्फ झील है। एक हमारे पास में कीबू झील है, कीबू एडवर्ड, और एक है हमारे पास में टांगानिका, टांगानिका झील भी, टांगानिका झील। और लास्ट में है मलावी देश आता है, तो मलावी देश में मलावी झील है। ये जो झीलें हैं ये किसका हिस्सा है, इस दरार घाटी में स्थित है। परंतु विक्टोरिया झील, ध्यान रखना, विक्टोरिया झील इनका दरार घाटी का हिस्सा नहीं है, वह एक क्रेटर झील है। अभी विक्टोरिया झील कैसी झील है, क्रेटर झील है। क्रेटर कब बनता है, विक्टोरिया झील, हाँ भी अर्जुन, क्रेटर कब बनता है, क्रेटर कब बनता है अर्जुन, क्रेटर कब बनता है, हमने देखा था जब ज्वालामुखी उद्गारित होता है तो ज्वालामुखी के ऊपर जो कीपनुमा भाग होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने, कीपनुमा जो भाग होता है उसे क्रेटर कहते हैं, जिसके अंदर अगर पानी रुक जाए तो वो क्रेटर झील कहलाती है। तो उस प्रकार से ये जो विक्टोरिया झील है वो कौन सी झील है, एक क्रेटर झील है। और उसी के पास में एक आपको मृत ज्वालामुखी मिलेगा, मृत ज्वालामुखी चोटी मिलेगी, कौन सी भी, किलिमंजारो। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि जो हमारे पास में विक्टोरिया झील है वो भी ज्वालामुखी से ही बनी है, परंतु ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है ना तो उसमें कुछ इस प्रकार से क्रेटर बन जाता है, और इसमें पानी रुकने की वजह से इसे हम कह देते हैं क्रेटर झील। तो ये क्रेटर झील है, यहीं से ही नील नदी का उद्गम होता है। चलिए, ये हमारे पास में दरार घाटी थी। दरार घाटी मलावी झील से लेकर के मृत सागर तक जाएगी भी, मृत सागर जो कि एशिया के अंदर है। मृत सागर कहाँ पे है, एशिया में है, उसकी हम एशिया के अंदर चर्चा करेंगे मृत सागर के बारे में। टांगानिका की बात सुन लें कि टांगानिका जो झील है यह विश्व की सबसे लंबी झील है। अभी विश्व की सबसे लंबी झील है।
ये ले। उसके बाद में देखिए दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो है केप टाउन, केप टाउन। और जो मिस्र की राजधानी है वो है काहिरा, मिस्र की राजधानियां हैं काहिरा। तो केप टाउन से लेकर काहिरा तक एक रेल मार्ग बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसे कहा जाएगा केप काहिरा रेल मार्ग, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग होगा। जिस प्रकार से हमने देखा था ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग है, ट्रांस एंडीज रेल मार्ग है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है, ऑस्ट्रेलिया को पार करने वाला, ऐसे ही ये ट्रांस अफ्रीकन रेल मार्ग कहलाएगा, जो अफ्रीका को पार करने वाला रेल मार्ग होगा। तो ये कहाँ से शुरू होगा? केप टाउन से लेकर के काहिरा तक जाएगा। काहिरा मिस्र की राजधानी है, इसे हम कहेंगे केप काहिरा रेल मार्ग, केप काहिरा रेल मार्ग कहलाएगा। हालांकि ये अभी प्रस्तावित है, ये बन रहा है, ठीक है। इसके बाद में देख लीजिए कुछ आर्थिक दृष्टि से देख लेते हैं इस देश महाद्वीप के बारे में। यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो ये वाला क्षेत्र है, ये गिनी का तट है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये गिनी का तट है। यहाँ पे गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी। यहाँ पर बहुत ही अधिक आर्द्रता रहती है, बहुत अधिक क्या रहती है अभी? आर्द्रता अधिक रहती है, क्योंकि तट के नज़दीक है। और यहाँ पर आप देख पाओगे तो यहीं से क्या गुजरती है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के पास में आर्द्रता अधिक होती है। तो यहाँ पर आर्द्रता अधिक होने की वजह से यह रहने लायक नहीं है अभी, ये जो है ना आवास योग्य नहीं है, आवास योग्य नहीं है। पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था कि अधिक बरसात होने की वजह से अधिक आर्द्रता होती है और जिससे अधिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और इसलिए यह आवास योग्य नहीं है, आवास के प्रतिकूल जलवायु है यहाँ की। परंतु यहाँ पर गिनी के तट पर एक हवा चलती है, उस हवा का नाम है हरमटन, हरमटन हवा है। इस हवा को डॉक्टर पवने कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डॉक्टर पवने कहा जाता है। क्यों कहते हैं? ये डॉक्टर का काम करती हैं, मतलब ये वहाँ की, क्योंकि गर्म हवाएं हैं तो ये आर्द्रता को वहाँ से हटा देती है, तो आर्द्रता दूर होने की वजह से वो रहने लायक एरिया बन जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ बीमारियाँ जो है वो कम होती हैं। परंतु वैसे जो भूमध्य सागर का, भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र होता है, ये बहुत ही यानी कि आवास के प्रतिकूल जलवायु होती है, अनुकूल नहीं होता। यहाँ हरमटन हवाएं चलती हैं। मिस्र की बात करें तो मिस्र के अंदर जो हवाएं चलती हैं, धूल भरी आंधियां चलती हैं, उन्हें खमसीन कहा जाता है। खमसीन, मिस्र में चलने वाली जो हवाएं हैं उसे हम खमसीन कहेंगे, जबकि यहाँ पर चलने वाली जो हवाएं हैं उसे क्या कहा जाएगा? हरमटन कहा जाएगा। इसके बाद में देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारे पास में, गिनी तट का जो क्षेत्र है, यह ताड़ तेल का क्षेत्र है। ताड़ तेल का उत्पादन होता है यहाँ पे, कहवा का उत्पादन होता है, कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है? कॉफ़ी, कहवा, ताड़ तेल का उत्पादन होता है। ताड़ तेल की नदी किसे कहा जाता है? अभी ताड़ तेल की नदी किसे कहते हैं? नाइजर नदी को। किसे कहते हैं अभी? नाइजर नदी को। नाइजर नदी जो कि गिनी की खाड़ी में आकर के गिरती है, ये नाइजर नदी है, नाइजर नदी है, ठीक है, जो कि नाइजर और नाइजीरिया देश दोनों में से होकर के गुजरती है। उसके बाद देख लेंगे आप तो यहाँ पे इस क्षेत्र में जो लीबिया और अल्जीरिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर खनिज तेल है अभी, खनिज तेल, इस तरफ हमें खनिज तेल मिलेगा। जो मिस्र का क्षेत्र है, काहिरा और सिकंदरिया, यहाँ पर हमें कपास की खेती मिलेगी, कपास की खेती, कपास की कृषि यहाँ पर मिलेगी। इस पूरे महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के केवल 10% भाग पर ही कृषि योग्य भूमि है। अफ्रीका की मात्र 10% भूमि, 10% भूमि जो है वो कृषि योग्य है, कृषि योग्य है, जिसमें से 3% जो है वो नील नदी के किनारे पर है। 3% जो है वो नील नदी के किनारे पर है, जहाँ पर कपास की कृषि होती है। तो नील नदी के किनारे कपास की कृषि होती है। इस तरफ हमें खनिज तेल मिलेगा, इस तरफ हमें ताड़ तेल, कहवा और कॉफ़ी का उत्पादन मिलेगा। तंजानिया देश में हमें यहाँ पे जंजीबार
जंजीबार एक प्रकार का खनिज है, फसल है, जंजीबार होगा। और यहीं पर ही सेसल नाम का एक रेशेदार फसल है, अभी सेसल नाम की यहाँ पे रेशेदार फसल है, रेशेदार फसल यहाँ पर है। इस महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हमें कहाँ मिलेगी? सिर्फ मकर रेखा के दक्षिण में। मकर रेखा के दक्षिण में हमें कौन सी जलवायु मिलेगी? यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? अभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? वेल्ड्स कहते हैं। अभी वेल्ड कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। जैसे कि यूएसए के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं, दक्षिण अमेरिका में पंपास कहलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहलाते हैं, और यहाँ पर वेल्ड्स कहलाते हैं। तो ये आपको प्रश्न इसका आता ही आता है, ये कन्फर्म रहता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के बारे में पूछ सकता है कि उसे किस देश, किस महाद्वीप में किस नाम से जाना जाता है। बाकी हर जगह हमें कौन सी मिलेगी? भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, और सहारा के अंदर हमें सवाना प्रकार की वनस्पति मिलेगी। सवाना प्रकार की वनस्पति भी, सवाना वनस्पति जो है, सवाना वन हमें कहाँ मिलेंगे? सहारा के अंदर मिलेंगे। सहारा क्षेत्र में सवाना वन मिलेंगे। ये हो गया। और भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में खट्टे पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। खट्टे पदार्थ यानी कि फसल, खट्टे पदार्थ की फसलें हैं, जैसे जैतून है, अंजीर है, जैतून, अंजीर, अंगूर, ठीक है। इस प्रकार से जो है खट्टे फल यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। जिनमें मुख्य देश की बात करें तो देश कौन सा आएगा यहाँ पे? ट्यूनीशिया देश आएगा, ट्यूनीशिया। इस प्रकार से ये हमने इसकी कृषिगत क्षेत्र भी देखा। औद्योगिक क्षेत्र में अगर औद्योगिक की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है, इसका बीच वाला, यहाँ पर हमने देखा था कसाई नदी है जिसे डायमंड रिवर कहते हैं, और यहाँ पर दो खाने हैं, एक का नाम है किम्बरले खान, क्या बोलते हैं इसको भी? डायमंड सिटी, और एक का नाम है जोहान्सबर्ग, इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। अभी गोल्डन, ये सोने की खान है विश्व की सबसे बड़ी, और किम्बरले विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, डायमंड की खान है, जो कि हमें कहाँ मिलेगी? कालाहारी मरुस्थल के अंदर मिलेगी। यहाँ पर हमें कौन सा मरुस्थल मिलेगा? कालाहारी मरुस्थल। और उत्तर में कौन सा मरुस्थल है? सहारा। तो यहाँ दो मरुस्थल हैं, और इस प्रकार से ये हमने देखा। और कुछ नदियों पर बने जलप्रपात के बारे में बात कर लेते हैं। तो कांगो नदी पर जो जलप्रपात बना है, कांगो नदी, वो है स्टेनले जलप्रपात और लिविंगस्टन जलप्रपात। जाम्बेजी नदी जो है वो जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे देश है ना, एक जिम्बाब्वे देश, तो वहाँ से होकर गुजरती है जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात है। ये भी क्या है हमारे पास में? जलप्रपात है। और एक है हमें यहाँ पे करीबा बांध। नील नदी पर आपने क्या देखा था? नील नदी पर, तो नील नदी पर कौन सा बांध मिला था हमें? आसवान बांध। नाइजर नदी, तो नाइजर नदी पर हमें था केंजी बांध भी। नाइजर नदी पर जो था वो था केंजी बांध, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में है, जिसमें हमने स्थलीय के बारे में, उसकी भौतिक बनावट भी देखी। वहाँ पर प्रादेशिक क्षेत्र भी हमने देख लिया कि किस किस प्रदेश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इस प्रकार से हमारे पास में अफ्रीका महाद्वीप है वो जो लगभग कंप्लीट होता है, ठीक है।